हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीटेट 2019 का जो दिसंबर का पेपर था उसके एमसीक्यूज जो हैं क्वेश्चंस उनको कवर किया था। इस वीडियो में हम उसी पेपर का जो है पार्ट लैंग्वेज वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट 4 उसका हिंदी वाला पोर्शन कवर करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने ऑप्ट किया है। अगर आपने हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी ऑप्ट किया है तो भी आप इसको देखेंगे तो भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी लैंग्वेज हिंदी है फर्स्ट या सेकेंड तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ साथ आंसर देते चलना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे को यहाँ कुछ एक पद दे रखा है। उस पद्यांश के आधार पर हमें या काव्यांश के आधार पर जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100 से लेके 105 तक के, उन सभी के आंसर देने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। तब तक हम आपको पढ़ के समझाते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सिम व्योम में तान रहे, युग के किस महिमा का वितान, कैसी अखंडीय चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ पर ये जो सेंटेंस जो भी काव्यांश है उसमें ये जो है हिमालय पर्वत उसकी बात हो रही है, पर्वत की बात हो रही है और उसी के बारे में कहा गया है कि कैसे आप अखंड खड़े हुए हैं, चिर समाधि में कैसे अपना ध्यान लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें इसमें की गई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन की आपको यहाँ पर इतनी नीड नहीं है, आप बस क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन के आधार पर उसमें सर्च करने का ट्राई कीजिए। ये जो पद्यांश या गद्यांश वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक्सप्लेनेशन की इतनी नीड नहीं होती जितना आपको क्वेश्चन समझ के आगे बढ़ना होता है। देखिए फर्स्ट है हिम किरीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट। अब इसका आंसर आप थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, हिम किरीट। ठीक है, अब हिम का मतलब हमारा बर्फ होता ही होता है। आपको मान लिया हिंदी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती पर फिर भी हिम का मतलब तो हमें पता है कि हाँ बर्फ होता है। अब इन चारों ऑप्शन में मुकुट मुकुट कॉमन है तो मुकुट मुकुट को हमने छोड़ दिया, बाकी क्या लिया हमारा पूरा बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन जो 100 है उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 बर्फ का मुकुट। आपको समझ में आया होगा आई होप कैसे एक्सप्लेनेशन हमने इसका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। नगपति का विग्रह और समास होगा। यहाँ पे जो नगपति शब्द दे रखा है उसका विग्रह और समास क्या होगा वो बताना है। पहला है रत्नों का या नग का पति, दूसरा नगों या पर्वतों का पति जो है जो, थर्ड नगों पर्वतों का पति और फोर्थ नगों का पति है जो ऐसा। अब यहाँ पे क्या आपको ज्यादा सही लग रहा है वो देखना है और फिर इसका जो समास है वो बताना है कि तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि में से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ थर्ड ऑप्शन है नगों का पति या तत्पुरुष समास, ये दोनों हमारे सही हैं। विग्रह है इसका नगों या पर्वतों का पति, नगपति का मतलब ऐसा पर्वत जो सभी पर्वतों का पति है। ठीक, और इसका जो समास है वो होगा तत्पुरुष समास। अब इसको समझते हैं कि तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक जिन चिन्हों को से के लिए का के की में पर आदि का लोप होता है। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और प्रथम पद गौड़ होता है। जो बाद वाला पद है इसमें बाद वाला पद हमारा क्या हो गया, पति। ठीक है, ये हमारा प्रधान होता है और नग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, प्रथम पद गौड़ होता है। तो ये पति की बात कर रहे हैं कि नगों का पति है और ये समास यहाँ पर कौन सा आ रहा है, तत्पुरुष समास, क्योंकि का की के ये सारी चीजें गायब हो जाती है ना, नगों का पति, और हमने बोला था कि का की के ये सब गायब हो जाता है तो इसलिए ये तत्पुरुष समास है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस पंक्ति में हिमालय को शक्ति की ज्वालाओं का ढेर कहा गया है। देखिए, फर्स्ट है युग युग अजय निर्बंध मुक्त। यहाँ पे अजय की बात करी गई है कि हर युग से युग युग में जीतता रहे, और निर्बंध मुक्त मतलब जिसपे कोई भी बंदी या कुछ भी रोक ना हो। सेकंड, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरा जो भारत देश है उसके दिव्य भाल मतलब भाले जैसा जो रक्षा कर रहा है हमारी। थर्ड है पौरुष के पुंजी पूत ज्वाल, जैसे ये कह रहे हैं ना कि पुंजी जो है ज्वालाओं का ढेर किसे कहा गया है, तो इसलिए पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल जो हमारा है इस पंक्ति में हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर उसे कहा गया है। अब फोर्थ था हमारा साकार दिव्य गौरव विराट, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए 102 का देखा जाए तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? देखिए, अब जीता ना जा सके जिसको, वो होता है अजय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या शब्द दे रखे हैं हमें? अजय तो दे ही रखा है, अखंड, अखंड ऐसा नहीं है, अमर, दिव्य, इनमें से कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 103 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये भी देख लें कि अजय यहाँ पर कौन सी लाइन में आया है। देखिए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने लाइनें पढ़ी थी, उसमें था ना युग युग अजय निर्बिंद मुक्त, तो इसमें आया है अजय शब्द, और यही हमारा 103 का आंसर है कि अजय शब्द वो है जिसे जीता ना जा सके, ये वाला मीनिंग कन्वे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सिम एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? तो देखिए ये क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि हमारी विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि क्या होती है वो बता दिया हमने कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से, जो विसर्ग जैसे अंत में जो विसर्ग लग रहे हैं उसके बाद क्या आ रहा है हमारा स्वर या व्यंजन, क च त, ये हमारे सारे स्वर या व्यंजन में से कोई एक है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है विकार उत्पन्न होता है, मतलब पूरा पूरा शब्द नहीं आता, आधा शब्द बना देते हैं हम। तो वहाँ हमारी कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि। जैसे अंतःकरण में अ न त करण आ गया, ठीक है, न लग गया यहाँ पे। निश्चल में च और ये हलन जो विसर्ग थे वो मिलके श और च बन गया निश्चल। ऐसे ही निह प्लस तार मिलके हमारा हो गया निस्तार। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, नी स और असिम मिलके बन गया निस्सिम। तो यहाँ पर कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग संधि, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके लॉगिन कर सकते हैं फ्रीली, और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, यतिवर का मतलब क्या होता है वो देखना है हमें। क्यों कहा गया उसे यतिवर? भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। यतिवर का मतलब क्या है ये देखना पड़ेगा हमें। अब 105 का हमारा आपका क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होता है, उससे पहले यतिवर कहाँ यूज किया गया वो देखते हैं। अभी क्या होता है एग्जाम में हम लोग को हर शब्द का मीनिंग नहीं पता होता, इतनी अच्छी सभी की हिंदी नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा उससे आसपास से जो सेंटेंस दे रखा है पूरा उससे अपना पता कर सकते हैं कि हाँ क्या मीनिंग है। यहाँ कह रहे हैं कैसी अखंडीय चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान। यतिवर बोला, फिर उसके बाद में बोले कैसा ये अमर ध्यान, मतलब जो ध्यान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 105 का वो होगा ऐसा जो समाधि में लीन है। यतिवर का मतलब होता है हमारा ऐसा ऐसा जो भी पर्सन या जो भी चीज़ है, या पहाड़ की बात हो रही है जो समाधि में लीन है, इसलिए उसे यहाँ पे यतिवर कहा गया है हिमालय को। तो 105 का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और ट्रिक भी समझ में आई होगी, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं रट सकते, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। अब क्या है यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन हैं उसमें क्या किया गया है, ये केवल जो हमारी पेडागोजी होती है, हिंदी पेडागोजी, उससे रिलेटेड है, तो आपको उसके आधार पे आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है।
प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चों की भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो बताना है क्या है। पहला, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, पहले में पठन क्षमता देख रहे हैं, दूसरे में भाषा प्रयोग, तीसरा उसकी लेखन क्षमता का आकलन और थर्ड उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। ठीक, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। प्राथमिक स्तर पर अगर जो भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है, पठन क्षमता, भाषा प्रयोग, लेखन क्षमता या बोलने की क्षमता। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन 2 इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं, केवल पढ़ने से रिलेटेड, थर्ड में क्या कह रहे हैं, केवल लिखने से रिलेटेड, और फोर्थ में केवल बोलने से रिलेटेड। पर एक बच्चे को रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उसमें इस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसकी एबिलिटी है। तो इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। हम ये भी देखना चाहते हैं कि पढ़ कैसे रहा है, पठन क्षमता, लिख कैसे रहा है, लेखन क्षमता, और बोल कैसे रहा है, वो उसकी कुशलता। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इनमें से कौन सा भाषा आकलन, हमारा पर्पस है भाषा आकलन करना, तो कौन सा सबसे कम, मतलब कौन सा हम सबसे कम यूज करें या इससे हमारा को प्रॉफिट नहीं होगा, वो कौन सा है। पहला है कहानी कहना, सेकंड कहानी लिखना, थर्ड घटना वर्णन और फोर्थ श्रुतलेख। इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब राइटिंग कर रहा है बच्चा, अच्छा अच्छा लिख रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे आप केवल ये देख पाएंगे कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से ऊपर का लिखा हुआ कॉपी कर पा रहा है। कभी कभी उनको समझ भी नहीं आता बच्चों को कि वो क्या लिख रहे हैं, पर केवल वो वैसा डिजाइन सा सेम बनाते जाते हैं और पूरी कॉपी भर देते हैं। तो अगर बच्चे का सही भाषा आकलन करना है तो या तो हम उनसे कहानी कहलवा सकते हैं, कहानी लिखवा सकते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है, और कैसा लिख पा रहा है, उसमें उसकी राइटिंग भी आ जाएगी। या फिर कोई घटना का वर्णन करवा सकते हैं, यहाँ पर उसकी थिंकिंग भी पता चल रही है और साथ में स्पीकिंग स्किल्स भी पता चल रही है। पर श्रुतलेख में हमारा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि सबसे कम जो है यूज करने लायक या सबसे कम प्रभावी तरीका श्रुतलेख है भाषा आकलन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है। यहाँ कह रहे हैं अगर आकलन हो रहा है किसी बच्चे का तो केवल बच्चे की जो है एबिलिटीज या उसकी क्षमताएं नहीं देख रहे हैं हम, शिक्षण प्रक्रिया जो बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाया गया है उसका भी आकलन हो रहा है। ये विचार कैसा है, जल्दी आंसर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा सही है। यस, द करेक्ट आंसर इज पूर्णतः सही है। जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाया गया है, टीचर जैसे जो अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, जिस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, जो पूरा टीचिंग प्रोसेस है, वहाँ अगर कोई कमी है तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। पर अगर वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए अगर हम आकलन कर रहे हैं बच्चे का तो केवल उसकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन कर रहे हैं। इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रीमा एक क्लास की टीचर हो सकती है, उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक रितिका लड़की है, उसकी क्या क्या चीज़ें बताई, भाषा क्षमता, कितनी एबिलिटी है उसमें लैंग्वेज की, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति बताई कि पहले वो उसमें ये कमी थी, पहले वो अच्छे से नहीं बोल पा रही थी या उसके नंबर इतने आ रहे थे, पर अभी वो क्या कर रही है, अच्छे से बोल पा रही है और उसके मार्क्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, उसके अभिभावकों को बता दिया। तो रीमा ने डैश के आधार पर एक जानकारी दी। उसने क्या करा, उसका अवलोकन करा, पोर्टफोलियो बनाया, जांच सूची के आधार पर जानकारी दी या लिखित परीक्षा के आधार पर जानकारी दी। 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के आधार पर उन्होंने ये जानकारी दी कि जो बच्ची है उसका पहले से लेकर अब तक क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है उसकी भाषा के बारे में। अब देखिए पोर्टफोलियोज क्या होते हैं वो देखते हैं हम। देखिए पोर्टफोलियो क्या होते हैं, इसमें बच्चे की सारी जानकारी रहती है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा ब्यौरा रहता है। नॉर्मली ये हमारा
जो मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ से आया है। जब भी कोई पर्सन को कहीं जॉब के लिए जाना होता था तो वो अपना पूरा पोर्टफोलियो बना के चलते हैं कि हमने यहाँ से अपना चीज़ें शुरू करी, उनकी एबिलिटीज़, उनकी कमियाँ, जैसे हम रिज्यूम बनाते हैं उस टाइप का चीज़ एक पोर्टफोलियो होता है, पर वहाँ और ज़्यादा डिटेल्ड में जानकारी होती है और साथ में जो डेवलपमेंट होता गया, जो जो काम वो करते गए वो चीज़ भी उसमें सारी होती है। तो ऐसे ही एजुकेशन फील्ड में पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं बच्चों के, जिसमें उनका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सारा ब्यौरा रखा जाता है। अगर एक ही क्लास की बात करी जा रही है तो जो फर्स्ट डे बच्चे का परफॉर्मेंस था किसी क्लास में, वहां से लेकर उसका जो लास्ट डे क्लास के एंड तक होने तक जो परफॉर्मेंस है उसका पूरा ब्यौरा होता है। तो उससे एक टीचर उसके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इजीली बता सकता है कि हाँ इनमें डेवलपमेंट कैसा रहा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है पोर्टफोलियो, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। देखिए पहली कक्षा की बात हो रही है और थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चित्र बनाना, क्योंकि चित्र बनाना आगे की कक्षाओं में लिखने के अंतर्गत नहीं आएगा। पर अगर बालक जो है छोटा है पहली कक्षा का, तो वाक्य लिख रहा है तो वो तो ऑब्वियसली लिखने के अंतर्गत आ रहा है, शब्द लिखना भी ऑब्वियसली लिखने के अंतर्गत ही आता है, अक्षर बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। पर अगर बच्चा चित्र बना रहा है तो वो ही इज ट्राइंग टू राइट समथिंग, इस टाइप का हम समझते हैं। इसलिए जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था जो सीटेट 2019 दिसंबर का जो पेपर था 1, उसका हमने लिया है हिंदी का पोर्शन। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। वैसे तो ये लैंग्वेज 1 वाले स्टूडेंट के लिए था कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी सेलेक्ट किया है, पर जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज 2 एज अ हिंदी लिया है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपके कोई डाउट है तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाके लॉगिन कर सकते हैं और कंटेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन हिट लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब अवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।